शहरपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था जहां सुबह की अजान के साथ लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी शुरू करते थे। गलियों में सब्जी फरोशों की आवाजें, मस्जिद से आती तिलावत कुरान की सदा और चाय की दुकानों पर गपशप का समा रहता था। यही इस कस्बे की शान थी। इसी कस्बे में हसन रहता था, जो एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। हसन की दुकान बाजार के ऐन दरमियान वाक़ थी, जहां दाल चावल से लेकर बिस्किट और साबुन तक हर तरह का सामान मिलता था। हसन कोई बहुत बड़ा ताजिर तो नहीं था, मगर उसकी एक खास बात थी, वो हर काम में ईमानदारी बरतता था। अगर कोई ग्राहक गलती से ज्यादा पैसे दे देता तो हसन उसे दूर किसी गांव तक जाकर भी वापस लौटा देता। लोग कहते, हसन भाई आपका दिल तो सोने का है। मगर हसन मुस्कुराकर कहता, ये सब अल्लाह की अमानत है, हमें तो बस उसकी हिफाजत करनी है। एक दिन का जिक्र है, सूरज गुरूब होने को था और मगरिब की अजान होने वाली थी। हसन अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। उसने गल्ले में रखे पैसे गिने, सामान तख्तों पर दुरुस्त किया और झाड़ू लगाने लगा। तभी उसकी नज़र दुकान के बाहर सड़क के किनारे पड़े एक स्याह रंग के बैग पर पड़ी। बैग पुराना सा था, मगर उसकी जिप चमक रही थी, जैसे अभी हाल ही में इस्तेमाल हुआ हो। हसन ने इधर उधर देखा, मगर सड़क सुनसान थी। बाजार की ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। हसन ने दिल में सोचा, ये बैग किसका हो सकता है। उसने बैग उठाया और दुकान के अंदर ले आया। बैग हाथ में लेते ही उसे अंदाजा हुआ कि ये काफी भारी है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, कहीं इसमें कोई कीमती चीज तो नहीं। मगर फौरन ही उसने खुद को टोका, हसन ये तेरा नहीं है, जो भी है किसी की अमानत है। हसन ने बैग दुकान के एक कोने में रख दिया और सोचा कि शायद इसका मालिक ढूंढता हुआ आ जाए। मगर रात हो गई और कोई ना आया। हसन ने मगरिब की नमाज अदा की, दुकान बंद की और बैग अपने साथ घर ले गया। घर पर उसकी बीवी फातिमा और दो छोटे बच्चे अली और जैनब उसका इंतजार कर रहे थे। फातिमा ने खाना पेश करते हुए पूछा, क्या बात है हसन, आज कुछ परेशान लग रही हो। हसन ने बैग का सारा किस्सा सुना दिया और कहा, मुझे नहीं मालूम इसमें क्या है, मगर ये किसी का है। मैं इसे खोलूं तो कैसे? अगर इसमें कुछ कीमती निकला तो लोग क्या कहेंगे, और अगर ना खोला तो मालिक का पता कैसे चलेगा। फातिमा ने संजीदगी से कहा, आप ठीक कह रहे हैं, ये अमानत है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अमानत उसके हकदार तक पहुंचाओ। कल सुबह बाजार में पूछगछ कीजिए, शायद कोई इसका मालिक तलाश कर रहा हो। हसन ने इस बात में सर हिलाया, मगर दिल बेचैन था। रात गए, जब सब सो गए तो हसन बैग के पास बैठ गया। उसने गौर से बैग को देखा। जिप आधी खुली हुई थी और अंदर से कुछ कागजात और एक मोटा सा लिफाफा नजर आ रहा था। एक लम्हे को दिल चाहा कि बस एक नजर देख ले, मगर फिर खुद को रोक लिया। उसने दिल में कहा, यह शैतान का वसवसा है, मुझे सिर्फ इसकी हिफाजत करनी है। हसन ने बैग अलमारी में बंद कर दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह, मुझे इस अमानत की हिफाजत करने की ताकत दे और इसके असल मालिक तक पहुंचाने में मेरी मदद फरमा। उस रात उसे नींद देर से आई, मगर दिल में एक सुकून था कि वो सही रास्ते पर है। अगली सुबह शहरपुर का बाजार फिर से आबाद था। सब्जी फरोशों की सदाने, साइकिलों की घंटियां और चाय की दुकानों पर बुजुर्गों की बातों से फजा जिंदा थी। हसन ने फजर की नमाज अदा की, अल्लाह से दुआ मांगी कि बैग का मालिक मिल जाए और दुकान खोलने निकल पड़ा। बैग उसने घर में अलमारी में महफूज रखा था, मगर उसका दिल वहीं अटका हुआ था। दुकान खोलते ही हसन ने अपने पड़ोसी दुकानदार रशीद चचा को बुलाया, जो बाजार के सबसे पुराने कपड़ा फरोश थे और सब उनकी इज्जत करते थे। हसन ने उन्हें सारी बात बताई। रशीद चचा ने कहा, तुमने बिल्कुल दुरुस्त किया कि बैग नहीं खोला। मैं अपने ग्राहकों से पूछता हूँ, तुम भी खबर फैलाओ और मस्जिद में मौलवी साहब को भी बता दो। हसन ने पूरे बाजार में पूछगछ की, मगर कोई सुराग न मिला। कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया, मगर हसन खामोशी से अपनी कोशिश जारी रखे रहा। आखिरकार वो मस्जिद पहुंचा, जहां जोहर की नमाज के बाद मुफ्ती यूसुफ लोगों से मिल रहे थे। हसन ने उन्हें पूरा वाकया सुनाया। मुफ्ती साहब ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, मैं नमाज के बाद ऐलान कर दूंगा और तुम भी आसपास के देहातों में खबर पहुंचाओ। हसन को कुछ इत्मीनान हुआ, मगर जैसे ही वो दुकान वापस आया, उसने एक हलचल देखी। एक शख्स जिसका नाम वसीम था, गुस्से में बैग का दावा कर रहा था। हसन ने उससे तफसील पूछी, मगर उसकी बातें बार बार बदल रही थीं। रशीद चचा भी ये सब देख रहे थे और समझ गए कि मामला मशकूक है। आखिरकार हसन ने साफ अल्फाज में कहा, मुझे माफ़ कीजिए, आपकी बातों से साबित नहीं होता कि ये बैग आपका है। अगर वाकई आप मौलिक हैं तो मस्जिद में मौलवी साहब के सामने बात रखिए।
वसीम गुस्से में चला गया। हसन ने बैग दोबारा महफूज रख दिया और रशीद चचा के मशवरे पर फैसला किया कि अब ये अमानत मस्जिद में जमा करा दी जाएगी ताकि सही मालिक तक पहुंच सके। मगर इससे पहले वो एक बार घर जाकर फातिमा से मशवरा करना चाहता था। हसन ने फातिमा को सारी बात बता दी। फातिमा ने गौर से सुना और बोली, हसन, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। ये बैग तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है। तुमने वसीम की गलत नीयत को पहचान लिया, मगर अब और ज्यादा मोहतात रहना होगा। बाजार में बात फैल चुकी है, मुमकिन है कोई और इसका फायदा उठाने की कोशिश करे। मेरा ख्याल है कि तुम बैग को मस्जिद में जमा कराने से पहले एक मर्तबा मौलवी साहब को घर बुला लो। उनके सामने बैग खोलकर देख लो कि उसमें क्या है। अगर कोई कीमती चीज हो तो उसकी फहरिस्त बना लो ताकि बाद में कोई गलत इल्जाम न लगा सके। हसन को फातिमा की सलाह पसंद आई। उसने फौरन मस्जिद में खबर भिजवा दी कि मौलवी साहब शाम को उसके घर तशरीफ लाएं। उस दिन हसन ने अपनी दुकान जल्दी बंद की और घर वापस आ गया। शाम को मगरिब की नमाज के बाद मौलवी साहब यानी मुफ्ती यूसुफ हसन के घर पहुंचे। उनके साथ रशीद चचा भी थे। हसन ने बैग अलमारी से निकाला और मुफ्ती साहब के सामने रख दिया। मौलवी साहब, हसन ने कहा, मैं ये बैग आपके हवाले करना चाहता हूं, लेकिन फातिमा ने मशवरा दिया है कि पहले हमें इसके अंदर देख लेना चाहिए ताकि बाद में कोई गलत फहमी ना हो। मुफ्ती साहब ने सर हिलाया और बोले, हसन, तुमने बहुत समझदारी की बात की है। अमानत की हिफाजत में शफाफियत जरूरी है। हम सब के सामने ये बैग खोलेंगे और जो कुछ भी इसमें होगा उसकी फहरिस्त बनाएंगे। हसन ने बैग की जिप खोली। सबकी नजरें बैग पर जमी हुई थीं। अंदर कुछ कागजात, एक पुराना पर्स और एक मोटा सा लिफाफा था। हसन ने लिफाफा खोला तो उसमें से नोटों की गड्डियां निकल आईं। इतनी बड़ी रकम देखकर सबके चेहरों पर हैरत छा गई। मुफ्ती साहब ने गिनती शुरू की। रकम 50,000 से कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा कागजात में एक जमीन का दस्तावेज और कुछ पुराने खतूत भी थे। ये तो किसी की जिंदगी भर की कमाई हो सकती है, फातिमा ने आहिस्ता से कहा। मुफ्ती साहब ने संजीदगी से कहा, हसन, ये अमानत बहुत बड़ी है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हमें इसके असल मालिक को तलाश करना होगा और तब तक इसे मस्जिद में महफूज रखा जाएगा। हसन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इतनी बड़ी रकम देखकर एक लम्हे के लिए उसके दिल में ख्याल आया कि अगर वो ये रकम रख लेता तो उसकी जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन फौरन ही उसने ये वसवसा अपने दिल से निकाल दिया। उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे लालच से बचा और इस अमानत को सही मालिक तक पहुंचाने की तौफीक दे। हसन के घर में खामोशी छाई हुई थी। मुफ्ती यूसुफ, रशीद चचा और फातिमा बेग के सामने बैठे थे और सबके चेहरों पर एक ही सवाल था कि इतनी बड़ी रकम और जमीन के कागजात का मालिक आखिर कौन हो सकता है। मुफ्ती साहब की मौजूदगी हसन को कुछ सुकून दे रही थी। बैग में मिलने वाली रकम और कागजात गिनकर एक कागज पर नोट कर लिए गए। मुफ्ती साहब ने कहा, हसन, ये अमानत अब मस्जिद में रखी जाएगी। मैं कल जुमे की नमाज के बाद पूरे कस्बे में ऐलान करूंगा। शायद कोई इसका हकदार सामने आ जाए। हसन ने सर हिलाया, मगर उसकी नज़र बैग में मौजूद पुराने खतूत पर जा ठहरी। वो खतूत ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें बार बार पढ़ा हो। हसन ने मुफ्ती साहब से इजाज़त मांगी। मौलवी साहब, क्या मैं ये खतूत पढ़ सकता हूँ? शायद इनमें कोई सुराग मिल जाए कि ये बैग किसका है। मुफ्ती साहब ने कुछ सोचकर कहा, अगर इन खतूत से मालिक का पता चल सकता है तो पढ़ लेना ठीक है, लेकिन सिर्फ सुराग के लिए, किसी की ज़ाती बातें जाहिर न करना। हसन ने इस बात में सर हिलाया और एक खत एहतियात से खोला। स्याही कुछ धुंधली हो चुकी थी, मगर तहरीर साफ थी। खत एक औरत की तरफ से था जो अपने भाई को मुखातिब कर रही थी। अजीज भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये खत इस उम्मीद के साथ लिख रही हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अम्मी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। डॉक्टरों ने कहा है कि ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए दरकार हैं। मैंने अपनी ज़मीन बेचने का फैसला किया है। कागजात तैयार हैं और कुछ रकम मैंने जमा कर ली है। अगर आप मदद कर सकें तो मेहरबानी होगी। अल्लाह आपको जज़ा दे। आपकी बहन रुकैया। हसन की आंखें नम हो गईं। उसने वो खत फातिमा और मुफ्ती साहब को दिखाया। फातिमा ने खत पढ़ते ही कहा, हसन, ये बैग किसी रुकैया का हो सकता है और ये रकम शायद वो अपनी माँ के इलाज के लिए जमा कर रही थी। मुफ्ती साहब ने संजीदगी से कहा, ये खत एक बड़ा सुराग है, लेकिन हमें रुकैया को तलाश करना होगा। क्या खत में किसी पते या गांव का जिक्र है? हसन ने दोबारा खत देखा, मगर उसमें कोई वाज़ेह पता दर्ज नहीं था। सिर्फ इतना लिखा था कि रुकैया शहरपुर के करीब किसी गांव में रहती है। रशीद चचा, जो अब तक खामोश थे, बोले,
شہرپور کے آس پاس کئی گاؤں ہیں اور رقیہ نام یہاں عام ہے. ہمیں مزید تلاش کرنی ہوگی. میں اپنے پرانے گاہکوں سے پوچھوں گا، شاید کسی کو معلوم ہو. حسن نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن وہ آس پاس کے گاؤں جا کر خود بھی پوچھ گچھ کرے گا. اس رات بیگ مفتی صاحب اپنے ساتھ مسجد لے گئے تاکہ وہ محفوظ رہے. حسن اور فاطمہ نے بچوں کو سلایا اور دیر تک اس معاملے پر بات کرتے رہے. فاطمہ نے کہا، حسن، مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس امامت کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے. اگر یہ رقیہ کی ماں کے علاج کے پیسے ہیں تو تمہاری محنت کسی کی جان بچا سکتی ہے. حسن نے مسکرا کر کہا، میں بس یہی چاہتا ہوں کہ یہ امانت اپنے حقدار تک پہنچ جائے، باقی اللہ کی مرضی. اگلی صبح حسن فجر کی نماز کے بعد آس پاس کے گاؤں میں تلاش کے لیے نکل پڑا. وہ پہلے قریبی گاؤں نورپور گیا، مگر وہاں کسی کو رقیہ کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا. پھر وہ رحیم گنج پہنچا. ایک چائے کی دکان پر بیٹھے لوگوں سے بات کی. ایک بزرگ نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں، رقیہ نام کی ایک عورت تھی جو اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتی تھی، مگر وہ کچھ ماہ پہلے کہیں اور چلی گئی تھی، شاید شہر. حسن کا دل تیز دھڑکنے لگا، مگر بزرگ کو اس سے زیادہ کچھ یاد نہ تھا. حسن واپس شہرپور لوٹ آیا اور مسجد میں مفتی صاحب کو ساری بات بتائی. مفتی صاحب نے کہا، اب ہمیں شہر میں تلاش کرنی ہوگی. میں اپنے جاننے والوں سے بات کروں گا. جمعے کی نماز کے بعد مسجد میں اعلان کیا گیا. کئی لوگ آئے مگر کوئی بھی ٹھوس ثبوت پیش نہ کر سکا. حسن کو اب یقین ہو چلا تھا کہ بیگ رقیہ کا ہی ہے. اسی شام حسن اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک اجنبی شخص آیا. وہ دبلا پتلا تھا اور اس کی آنکھوں میں پریشانی تھی. اس نے کہا، سنا ہے تمہیں ایک بیگ ملا ہے، وہ میرا ہے. حسن نے سکون سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے اور بیگ میں کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، میرا نام یاسر ہے. بیگ میں میرے کاغذات اور رقم ہے اور اس میں میری بہن رقیہ کا لکھا ہوا ایک خط بھی ہے. یہ سن کر حسن چونک اٹھا. کیا یہی وہ بھائی ہے جسے رقیہ نے خط لکھا تھا؟ حسن کی دکان پر یاسر کا آنا کسی جھٹکے سے کم نہ تھا. جب یاسر نے رقیہ کے خط کا ذکر کیا تو حسن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. کیا یہ وہی یاسر ہے جسے رقیہ نے خط لکھا تھا؟ حسن نے اپنی بے چینی کو قابو میں کیا اور سکون سے کہا، یاسر بھائی، آپ مسجد میں مولوی صاحب سے ملے. بیگ ان کے پاس ہے اور وہی اس کے مالک کا فیصلہ کریں گے. لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ رقیہ کو کیسے جانتے ہیں؟ یاسر کی آنکھیں نم ہو گئی. اس نے گہری سانس لی اور بولا، رقیہ میری چھوٹی بہن ہے. ہم شہرپور کے پاس رحیم گنج گاؤں میں رہتے تھے. کچھ مہینے پہلے ہماری ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن کے لیے RS 0 چاہیے. رقیہ نے اپنی زمین بیچنے کا فیصلہ کیا اور کچھ پیسے جمع کیے. اس نے مجھے خط لکھ کر مدد مانگی تھی، لیکن اس وقت میں شہر میں تھا اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. حسن نے غور سے سنا. یاسر کی باتوں میں سچائی کی جھلک تھی، لیکن وہ اب بھی محتاط تھا. اس نے پوچھا، پھر بیگ کیسے کھو گیا اور رقیہ اب کہاں ہے؟ یاسر نے سر جھکا کر کہا، رقیہ بیگ لے کر شہر گئی تھی تاکہ زمین کے کاغذات بیچنے کے لیے وکیل سے مل سکے، لیکن راستے میں اس کا بیگ کھو گیا. وہ بہت پریشان ہو گئی. اس نے مجھے بتایا اور میں فوراً شہرپور آ گیا. ہم نے بازار میں بہت تلاش کیا لیکن بیگ نہیں ملا. رقیہ اب شہر میں اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہ رہی ہے. ماں کی حالت اور خراب ہو رہی ہے اور ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا. حسن کا دل پگھل گیا. اسے رقیہ کے خط کی وہ سطریں یاد آ گئیں جن میں اس نے اپنی ماں کے علاج کا ذکر کیا تھا. اس نے یاسر سے کہا، یاسر بھائی، آپ میرے ساتھ مسجد چلیں. میں چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب آپ کی بات خود سنیں. اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ بیگ آپ کو مل جائے گا. یاسر نے حامی بھری اور دونوں مسجد کی طرف چل پڑے. راستے میں حسن نے یاسر سے مزید سوال کیے. اس نے پوچھا، بیگ میں اور کیا کیا تھا؟ کوئی خاص نشان یا چیز جو صرف آپ کو معلوم ہو؟ یاسر نے فوراً جواب دیا، بیگ میں رقیہ کا خط تھا، زمین کے کاغذات تھے اور 500 روپے سے زیادہ کی رقم تھی. اور ہاں، بیگ کے اندر ایک چھوٹا سا سرخ رومال بھی ہے جس پر رقیہ نے اپنا نام کڑھائی سے لکھوایا ہوا ہے. حسن کو یاد آیا کہ جب بیگ کھولا گیا تھا تو اس میں واقعی ایک سرخ رومال موجود تھا. اب اس کا دل یقین کرنے کو تیار تھا کہ یاسر سچ بول رہا ہے، لیکن وہ کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا. مسجد پہنچ کر دونوں نے مفتی یوسف سے ملاقات کی. حسن نے یاسر کی ساری بات بتائی اور یاسر نے بھی اپنی کہانی دہرائی. مفتی صاحب نے سنجیدگی سے سنا اور بولے، یاسر، تمہاری بات میں سچائی نظر آتی ہے، لیکن ہمیں پورا یقین کرنا ہوگا. بیگ یہاں مسجد میں محفوظ ہے. میں ابھی لاتا ہوں اور تمہیں چند سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. مفتی صاحب بیگ لے آئے اور یاسر سے پوچھا، بتاؤ بیگ میں کیا کیا ہے؟
कोई ऐसी चीज जो सिर्फ असल मालिक को मालूम हो। यासिर ने वही बात दोहराई, खत, कागजात, पैसे और सुर्ख रुमाल। मुफ्ती साहब ने बैग खोला और रुमाल निकाला। उस पर कढ़ाई से रुकैया लिखा हुआ था। मुफ्ती साहब ने यासिर की तरफ देखा और कहा, लगता है तुम सच कह रहे हो, लेकिन एक आखिरी सबूत बाकी है। क्या तुम रुकैया को यहाँ बुला सकते हो? अगर वो खुद आ जाए तो हमें पूरा यकीन हो जाएगा। यासिर ने सर हिलाया और बोला, मौलवी साहब, मैं उसे कल सुबह यहाँ ले आऊँगा। वो शहर में है और मैं उसे लेने जाऊँगा। मुफ्ती साहब ने हामी भरी और बैग को दोबारा मस्जिद के महफूज कमरे में रख दिया। हसन को अब सुकून मिल रहा था कि शायद अमानत अपने हकदार तक पहुँचने वाली है, लेकिन उसके दिल में एक अंदेशा भी था, कहीं वसीम या कोई और इस दौरान कोई मसला खड़ा न कर दे। उस रात हसन घर लौटा और फातिमा को सारी बात बताई। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, हसन, तुमने जो किया है वो बहुत बड़ा काम है। अगर ये बैग वाकई रुकैया का है तो तुमने उसकी माँ की जान बचाने में मदद की है। अल्लाह तुम्हें जजा देगा। हसन ने सिर्फ इतना कहा, फातिमा, मैंने बस वही किया जो एक मुसलमान को करना चाहिए। अगली सुबह हसन मस्जिद पहुंचा। वहां पहले ही कुछ लोग जमा थे क्योंकि बैग की खबर पूरे कस्बे में फैल चुकी थी। मुफ्ती साहब और रशीद चचा भी मौजूद थे। थोड़ी देर बाद यासिर आया और उसके साथ एक औरत थी। वो रुकैया थी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक थी। रुकैया ने मुफ्ती साहब को सलाम किया और बोली, मौलवी साहब, मेरा नाम रुकैया है। ये बैग मेरा है। मैंने इसे शहर जाते वक्त शहरपुर के बाजार में खो दिया था। इसमें मेरी माँ के इलाज के पैसे और ज़मीन के कागजात थे। मुफ्ती साहब ने रुकैया से चंद सवाल किए। उसने बैग की पूरी तफसील बताई, रुमाल, खत और पैसों की सही रकम। उसने ये भी बताया कि बैग की जिप आधी टूटी हुई है, जो हसन को याद था। मुफ्ती साहब ने बैग की जांच की और सबको